नमस्कार, मैं रवीश कुमार। बहुतों के लिए ये मान लेने में कोई बुराई नहीं है कि उन्हें ना तो विकास की समझ है और ना हिंदुत्व की जानकारी है। ये और बात है कि इसके बिना भी कई लोग पक्ष में और विपक्ष में दोनों के बारे में प्रामाणिक टिप्पणी करने का दावा करते रहते हैं। ज्यादातर लोगों की बात कर रहा हूँ। यह बात बीजेपी विरोधी लिबरल पर भी लागू है और बीजेपी समर्थक लिबरल पर भी। उधर भी लिबरल लोग हैं। वैसे ही जैसे आपको कट्टर हिंदुत्व और नरम हिंदुत्व में फर्क करना सिखाया गया है, जिसकी परिपाटी तब से चली आ रही है जब गरम दल और नरम दल के कारण कांग्रेस में विभाजन हुआ था। हिंदुत्व अगर अमृत है तो कट्टर और नरम के फासले का क्या मतलब है? हिंदुत्व अगर जहर है तो कट्टर और नरम का क्या मतलब है? चुनाव से पहले की तमाम रिपोर्टिंग देखिए, योगी आदित्यनाथ ही मुख्यमंत्री की दावेदारी कर रहे थे, उन्हीं की बात चल रही थी। चुनाव के दौरान की तमाम रिपोर्टिंग देखिए, योगी आदित्यनाथ के समर्थक ही दावेदारी कर रहे थे। हिंदू युवा वाहिनी के बगावत की खबर उसी के संदर्भ में थी। शांत हो जाती है वो खबर बीच में। गोरखपुर में अमित शाह के रोड शो को नए मुख्यमंत्री यादगार बना देते हैं। चुनाव के बाद फिर लोग क्यों भूल गए कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे? चुनाव के दौरान उनके समर्थक जो बीजेपी में हैं और जो उनके अपने हैं, डीजे गीत बनाकर बीजेपी की रैलियों में बजा रहे थे कि योगी को सीएम बनाना है, गा रहे थे। पूरे चुनाव में तमाम दावेदारों के बीच किसी ने अपनी दावेदारी प्रमुखता से की तो वो योगी थे। जरूर केशव प्रसाद मौर्य की दाद दी जानी चाहिए, क्योंकि उन्होंने प्रधानमंत्री और कामयाब अध्यक्ष अमित शाह के एक छत्र राज के नीचे अस्पताल में भर्ती होकर या अन्य अज्ञात तरीकों से, मुझे मालूम नहीं, अपनी दावेदारी की। मौर्य मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, लेकिन नए होने के बाद भी उन्होंने कोशिश योगी जी से कम नहीं की। राजनीति को हमेशा हार और जीत के खांचे में नहीं देखना चाहिए। हार में भी कोई जीत रहा होता है और जीत में भी कोई हार रहा होता है। मुख्यमंत्री योगी के उभरने से जीत के क्षण में कौन हारा है, कोई हारा भी है या नहीं, इसके लिए आप उस प्रेस पर कैसे भरोसा कर सकते हैं जो सूत्रों के हवाले से राजनाथ सिंह, मनोज सिंह, स्वतंत्र देव को मुख्यमंत्री बनवा रहा था। स्वतंत्र देव जी तो राज्य मंत्री बने अंत में। मनोज सिन्हा का नाम 18 मार्च की दोपहर के बाद से तेजी से गायब हुआ। मीडिया के संपर्क में जो सूत्र बैठे थे उन्हें तो सांप सूंघ गया होगा जब योगी आदित्यनाथ का नाम सामने आया होगा। ऐलान कुछ ऐसा था मानो दूसरी बार नोटबंदी की तरह घोषणा हुई है। असर भी कुछ वैसा ही हुआ। यूपी में बीजेपी की जीत पर जितनी समीक्षाएं छपी हैं, उससे कम योगी के ऐलान के बाद नहीं छपी, उससे ज्यादा ही छपी होंगी। बल्कि हर घंटे योगी की समीक्षा करता हुआ एक लेख अवतरित हो रहा है। इन लेखों में योगी के पुराने बयानों का हवाला दिया जा रहा है, जिसमें से कई बयान मुस्लिम विरोधी हैं। स्त्री विरोधी बयानों का हवाला दिया जा रहा है। उतनी ही तेजी के साथ योगी को मुस्लिम हितैषी बताने वाले किस्से भी सामने आ रहे हैं। कैसे मंदिर परिसर में मुसलमानों की दुकानें हैं, कैसे मुसलमानों से उनके अच्छे रिश्ते हैं। एक तरह आलोचक हिंदुत्व वाले फ्रेम को बड़ा कर रहे हैं, दूसरी तरफ समर्थक उनके सेक्युलर फ्रेम को बड़ा कर रहे हैं। योगी जो भी हैं और जितने भी हैं खुलकर हैं। गोरखपुर की जनता ने कुछ तो देखा ही होगा जो 1998 से उन्हें चुनती आ रही है। योगी की भाषा और तेवर, जिसका एक समय बीजेपी के बड़े नेता खुलकर बचाव तक नहीं करते थे, वो चुनाव से पहले उन्हें उम्मीदवार घोषित कर सकते थे अगर इतने काबिल थे। मगर अब सब देखिए तो योगी का किस तरह से बचाव कर रहे हैं, उनमें खूबियां ही खूबियां ढूंढ कर ला रहे हैं। योगी आदित्यनाथ की संघ परिवार और बीजेपी परिवार में इससे बड़ी जीत कभी नहीं हुई होगी। योगी आदित्यनाथ की अपनी वेबसाइट भी है। 2 साल पहले जब उस वेबसाइट की समीक्षा कर रहा था तो मुझे एक स्वायत्त और निहायत ही व्यक्तिगत किस्म के नेता लगे। उस दौरान नवंबर 2014 के आसपास जब उनकी वेबसाइट मैंने देखी थी तो उसमें सिर्फ योगी ही योगी प्रमुखता से थे। 2014 के साल में जब बीजेपी के नेता की वेबसाइट से लेकर गाड़ी, घड़ी, दीवार, सब पर मोदी जी की तस्वीर होती थी, योगी की वेबसाइट पर सिर्फ योगी थे प्रमुखता से। प्रधानमंत्री की तस्वीरें थी एक दो, लेकिन उतनी प्रमुखता से नहीं। झंडा और निशान उनकी बातें नहीं। योगी का अपनी बातें, योगी की बातें वेबसाइट पर हैं। अब उनकी वेबसाइट पर मुख्यमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री की भी तस्वीर है, अब अमित शाह की भी तस्वीर है, पहले भी हो सकता है कि थोड़ी जुड़ गई हो। मीडिया में योगी के जो बयान है वो भले उनकी छवि बनाने के प्रोजेक्ट के हिस्सा रहे हों, लेकिन उनकी वेबसाइट पर मौजूद लेख थोड़ा अधिक प्रमाण के साथ समझने का मौका देते हैं। 30 से अधिक संगठनों के प्रबंधन का ये काम संभालते रहे हैं। वे शायद बीजेपी के अकेले नेता रहे जिनकी अपनी हिंदू युवा वाहिनी है। उनकी वेबसाइट पर न बीजेपी का झंडा न संघ परिवार का झंडा। बीजेपी और संघ परिवार से स्वायत्त होते हुए भी वे हिंदुत्व और संघ परिवार की राजनीतिक सोच से बाहर के नेता नहीं हैं। ये भी भ्रम नहीं पालना चाहिए। वे बीजेपी के सांसद हैं और काम बीजेपी के लिए ही करते हैं और मुख्यमंत्री भी बीजेपी के हैं।
फिर भी वेबसाइट के सहारे भी योगी आदित्यनाथ की स्वायत्ता को हम समझ सकते हैं। सांसद के तौर पर उनके तमाम कार्यों का ब्यौरा वहां मिलेगा। वेबसाइट पर एक लेख का कॉलम है जिसमें लेखक का नाम नहीं है, मैं मान सकता हूं कि ये उनसे सहमत लेख हैं या उनके ही लेख हैं, जिसमें वे नेपाल के बारे में बहुत कुछ लिखते हैं। जिस तरह से हिंदुत्व के नाम पर लोग उनके विरोधी उनसे चिढ़ते हैं, योगी जी भी माओवाद और कम्युनिस्ट को लेकर काफी खार खाए हुए लगते हैं। उनके लेखों से पता चलता है। कई बार लगता है कि गोरखपुर से बैठकर उनके लेख को देखेंगे नेपाल पर जिस तादाद में है कि वो नेपाल की तरफ ज्यादा देखते हैं, दिल्ली की तरफ कम। इसका कारण यह भी है कि उनकी मंदिर परंपरा में नेपाल की आबादी का बड़ा हिस्सा शामिल है। आरक्षण, मातृशक्ति और नए राज्यों के पुनर्गठन को लेकर कुछ लेख हैं। संदर्भ से अलग व्याख्या का खतरा हो सकता है, मगर कुछ बातें हैं जो आपके सामने पेश करना चाहता हूं। मातृशक्ति वाले लेख में लिखते हैं कि महिलाओं को आरक्षण देते समय इस बात पर विचार करना चाहिए कि इससे घर परिवार में उनकी भूमिका पर क्या असर पड़ा है। वे महिलाओं को 33% आरक्षण दिए जाने के फैसले पर या मांग पर विचार करने की बात करते हैं, समर्थन नहीं करते हैं। महिलाओं को पुरुषों की तरह बनाने में और भी कई खतरे हैं जैसी बातों से आरक्षण की समीक्षा की बात करते हैं। वेबसाइट पर मौजूद लेख में क्रीमी लेयर और एक ही परिवार को बार बार मिलने वाले आरक्षण का विरोध करते हैं। और उस लेख में जो मौजूद है, उस लेख में कहा गया है पहली पंक्ति में कि यह समाज को बांटने वाला है, आरक्षण निकम्मापन बढ़ाता है, लोग काम नहीं करते, स्वावलंबी नहीं होते, इस तरह की बातें। यही नहीं, नए राज्यों के पुनर्गठन नाम से भी एक लेख है जिसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड को अलग राज्य के रूप में बनाए जाने के मसले पर गंभीरता से प्रयास किए जाने की उसमें मांग है और उसका समर्थन है। इसके समर्थन में वो लिख रहे हैं। तो हम बात करेंगे योगी आदित्यनाथ के बारे में कि डर, आशंकाएं, हकीकत और संभावनाएं क्या हैं। गाजीपुर में हमीरपुर में बलरामपुर में लखीमपुर में यूपी के हर कण कण बोले श्री योगी योगी, यूपी के हर कण कण बोले श्री योगी योगी। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूँ। श्री योगी योगी, श्री योगी योगी। तो उत्तर प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के नाम से जो धमाका हुआ है उसके असर और विवेचना विश्लेषण पर हम भी बात करना चाहते हैं। हमारे साथ राकेश सिन्हा हैं और लखनऊ से चंद्रभान प्रसाद हैं। आप इन दोनों के परिचय से अवगत है ही। राकेश आरएसएस के बारे में अध्ययन करते रहते हैं, उनकी तरफ से बोलते रहते हैं, और चंद्रभान दलित चिंतक के रूप में टीवी पर पेश होते रहे हैं, लेकिन राजनीतिक चिंतक भी हैं। दलित का मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ दलित इश्यूज पे ही बोलते हैं, आर्थिक मसलों पे भी बोलते हैं। तो चंद्रभान, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि योगी आदित्यनाथ का नाम जब मुख्यमंत्री के तौर पर आया और जितने तरह के विश्लेषण छपे हैं उनमें देख के मुझे व्यक्तिगत हैरानी हुई कि लोग कह रहे हैं कि अब खुलकर हिंदुत्व होगा। मतलब क्या अभी तक नहीं हो रहा था, अब संघ का एजेंडा चलेगा? तो अभी तक क्या 2.5 साल से संघ के लोग शिमला छुट्टी मना रहे थे? तो योगी आदित्यनाथ का नाम आने से ही इस तरह की प्रतिक्रिया क्यों हुई? हम आपकी भी राय जानना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश के रिजल्ट आने के बाद प्रधानमंत्री जी ने बीजेपी हेडक्वार्टर से एक भाषण दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश का इलेक्शन एक न्यू इंडिया की मांग कर रहा है। तो न्यू इंडिया का यह जो प्रोजेक्ट है, ड्रीम उत्तर प्रदेश के इलेक्शन से जो सिटीजन्स और नागरिकों वोटर्स ने दिखाया कि हमें नया भारत चाहिए, और उसके बाद योगी साहब को मुख्यमंत्री नॉमिनेट किया, तो वह कैसी न्यू इंडिया होगी जिसके लीडरशिप में उत्तर प्रदेश में योगी साहब सीईओ होंगे, मुख्यमंत्री होंगे। क्योंकि योगी साहब तो हार्ड हिंदुत्व के एक लोकल आइकन के रूप में जाने जाते हैं। वह कोई इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट कोई इस तरह से तो उनका कहीं इन्वॉल्वमेंट रहा नहीं है। तो यह बड़ी ही मिस्टीरियस चीज है कि न्यू इंडिया प्रोजेक्ट का यूपी का हेड एक मिलिटेंट हिंदू आइकन के हवाले कर हिंदू आइकन तो खुद प्रधानमंत्री भी उसी फ्रेम में देखे जाते हैं आलोचकों के द्वारा कि वो हिंदू आइकन हैं।
तो उनमें वो क्या अब वो हिंदू आइकन नहीं है जो आपको लग रहा है कि योगी के नाम से आ गया? अगर आपने सीईओ की बात कही, इकोनॉमिक्स में उनका कोई दखल नहीं है, तो जितने भी नए मुख्यमंत्री बने हैं 2014 के बाद से, हम नहीं जानते कि वो अर्थशास्त्र के कितने ज्ञानी हैं और रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे हैं या नहीं रहे हैं। हाँ, ये तो देखिए, ये उत्तर प्रदेश का इलेक्शन भी धार्मिक ध्रुवीकरण पर हुआ है। नो मुस्लिम कैंडिडेट और उस तरफ से बीएसपी का 103 मुस्लिम कैंडिडेट, तो धार्मिक पोलराइजेशन पर हुआ है। और धार्मिक हिंदू व्यक्ति सत्ता में बैठा है, तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जो हिंदू आइकन, पर यह हिंदू आइकन की न्यू इंडिया कैसी होगी? क्या वह न्यू इंडिया पूरी तरह से अर्बनाइज्ड होगी? क्या वह न्यू इंडिया पूरी तरह से इंडस्ट्रियलाइज्ड होगी? क्या वह इंडिया पूरी तरह से अंग्रेजी बोलने वाली होगी? क्या वह इंडिया अमेरिका की तरह लगेगी, या वह इंडिया अतीत के भारत के किसी राम राज्य वगैरह की तरह से लगेगी? वह न्यू इंडिया प्रोजेक्ट क्या है? इसमें कोई कंट्राडिक्शन है क्या? मैं ये तो थोड़ा सा जानना चाहता हूं। ठीक है राकेश जी, ये एक बात आई कि लोगों ने कहा कि वो हिंदुत्व के कट्टर चेहरा हैं, और अब प्रधानमंत्री या बीजेपी या ये नई रिजीम जो 2014 के बाद चल रही है, उसने विकास का मुलम्मा उतार दिया है, हिंदुत्व का आवरण ओढ़ लिया है। तो इस पे और जो चंद्रभान ने कहा न्यू इंडिया में कैसे योगी फिट होते हैं? देखिए, चंद्रभान प्रसाद जी की बातों को मैं रिफ्यूट इसलिए नहीं करता हूँ कि वो भी वही बात कर रहे हैं जो भारतीय राजनीति में बहुत से लोग किसी के बारे में धारणा बनाकर, धारणा बनने के हो सकता कुछ रियलिटी भी हो, लेकिन रियलिटी के साथ साथ मिथ के साथ धारणा बनाकर और उसकी ऐसी छवि प्रस्तुत की जाती है कि वास्तविकता बहुत पीछे दूर छूट जाती है, जो लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। देखिए, मैं इनके बारे में 2-3 बातें अभी अपने सामने रखता हूँ। लोकसभा में इनका जो अटेंडेंस रहा है बहुत ही रिमार्केबल रहा है। वो लगभग 78% के 75-78% के औसत एवरेज इनका हमें नहीं मालूम कि बाकी दूसरे सांसदों का कितना तो राहुल रहा। गांधी का अटेंडेंस तो 54% रहा, जैसे राहुल गांधी को ले लें। और दूसरी बात है कि जो प्राइवेट मेंबर बिल का एवरेज है, जो एवरेज मेंबर का 1.4 है, इनका 3 है। और जो बिल है वो कोई ऐसे मुद्दों पर उन्होंने नहीं दिया है जो बहुत विवादास्पद हो। तीसरा और एक बहुत इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन आंसर का जो होता है उसमें भी उनका 284 है। मतलब आप उनके लोकसभा के परफॉर्मेंस से क्यों डिफेंड करना? मैं एक बात कर रहा हूँ, 284 है जो एवरेज 180 है। और राज्य का, उत्तर प्रदेश राज्य के जो सांसद थे उनका 116 एवरेज है। इसी पैमाने पे मनोज सिन्हा फेल हो जाते हैं? मनोज सिन्हा का परफॉर्मेंस खराब है इस पैमाने पे अगर देखा जाए तो। और मैं दूसरी बात, जब आपका है रोड मैप नहीं है, तो पीआरएस एक रिसर्च संस्था है जो सांसदों पर गौर करते हैं, क्या करते हैं, उसके साइट पर चले जाइए और योगी जी का पूरा बायोडाटा आप देख जाइए। ट्रैफिक से लेकर चाइल्ड लेबर होते हुए, पॉवर्टी एलिमिनेशन से लेते हुए, जो मछुआरे हैं उनकी समस्या, जो हिंदुस्तानी बाहर में रह रहे हैं उनकी प्रोटेक्शन की समस्या, तमाम सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक मुद्दों पर उन्होंने लोकसभा में हिंदुत्व के आइकन नहीं है। मेरी बात सुनिए, लोकसभा में भागीदारी दिखाई है। और जब व्यक्ति वास्तव में अपने दायित्व के आधार पर क्या काम करता है उसके आधार पर निष्कर्ष निकालना चाहिए। लोकसभा में जो उनका परफॉर्मेंस है, उस लोकसभा के परफॉर्मेंस में उन्होंने ऐसे कठोर मुद्दों को उठाया है जो कि इस समाज के सभी वर्गों को, सभी समुदायों को छूता है। एक अब दूसरी बात में आ रहा हूं, जो बात आप कह रहे हैं, जिनके कारण की छवि बनी, जो सवाल उन्होंने उठाया है, छवि वाला। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री न्यू इंडिया क्या बनाएंगे? न्यू इंडिया यह बनाएंगे कि योगी आदित्यनाथ आते ही पहला काम किया है, अपने मंत्रियों से कहा कि अपने संपत्ति की घोषणा 15 पहली बार वो नहीं, वो तो आजकल हर कोई करता है। जो भी कर रहा हो उन्होंने आप यकीन के साथ आप मुझे बताइए, अफसर अपनी संपत्ति घोषित कर दें, मंत्री अपनी संपत्ति घोषित कर दें, आप दिल से बोलिए, आपको लगता है इससे भ्रष्टाचार खत्म हो गया है? ये एक कदम तो है, ये कदम तो बहुत लोग उठा रहे हैं, हाथ से नहीं उठा रहे हैं, बहुतों से उठाया जा रहा है। साथ ही उन्होंने क्या कहा, डीजीपी को बुलाया शपथ लेने से पहले, जो उनकी छवि थी उनको मालूम है, उनको अपने समर्थकों के बारे में भी कुछ संज्ञान था। उन्होंने बुलाकर डीजीपी को कहा कि उत्सव हो सकता है, उपद्रव को मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा।
उपद्रव को बर्दाश्त नहीं करूंगा। अर्थात ऐसे कुछ एलिमेंट्स जो उनके मुख्यमंत्री बनने की खुशी में कोई भी असामाजिक काम करेंगे मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। एक दूसरी उन्होंने घोषणा की कि मंत्री अपनी संपत्ति की इन सब उदाहरणों से जो योगी आदित्यनाथ जिनकी जो छवि भी बनती है वो भी तो सच्चाई है ना। हाँ, छवि क्यों बनी बता दीजिए। है ना, वो जो भी है, मतलब उस छवि को आप भी कैरी करते रहे। अनुपम खेर का बयान है या जो भी बयान है, एक तरह से लव जिहाद के बारे में बताता हूं, किनारे किया जाता रहा। वो ठीक है कि वो स्वायत्त, मैं तो उन्हें कहता हूं कि वो भारतीय जनता पार्टी का जो भी संघ परिवार से एक स्वायत्त इकाई है। एक लव जिहाद की बात उन्होंने की, मैं आपको बताता हूं। बहुत सारे उनकी मैं बातें हैं। एक लव जिहाद की बात बताता हूं। अब मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी तो हिंदुत्व संघ की संस्था नहीं है। बीएस अच्युतानंदन उसके मुख्यमंत्री थे। 26 जुलाई 2010 को दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि पूरी केरला की जनसंख्या को मनी और मैरिजेज के द्वारा परिवर्तित करने की कोशिश हो रही है। केरला हाईकोर्ट ने अगस्त 2009 में इस पर इंक्वायरी कॉन्स्टिट्यूट किया। इंक्वायरी का परिणाम लव जिहाद। एक तीसरा, ओमेन चंडी ने, आप योगी आदित्यनाथ का जो भी ब्रांड है, जो फायर ब्रांड है, उसको डिफेंड क्यों नहीं कर पा रहे? मैं उसमें कोई समस्या है, मैं वो जानना चाहता हूं। इसका कारण बताता हूं। उनको सही ठहराने के लिए आप कम्युनिस्टों का उदाहरण लेते हैं। योगी आदित्यनाथ जी के वेबसाइट में देखिए तो कम्युनिस्टों के खिलाफ वो तो खुल के बोलते हैं। नहीं, इसका कारण बताता हूं। मैंने इसलिए कहा कि लव जिहाद जिसके कारण की छवि आप बना रहे हैं, एक कारण है। वो अच्युतानंदन भी बात कर रहे हैं। ओमेन चंडी जब मुख्यमंत्री थे तो विधानसभा के फ्लोर पर कहा कि 2600 वुमेन, 2600 महिलाओं का, हिंदू क्रिश्चियन महिलाओं का 2009 से 12 में परिवर्तित हुआ। क्या मैं ये समझूं कि आप जो योगी आदित्यनाथ की जो छवि थी उसको अभी आप डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि उनकी गलत छवि बनाई गई है। उनकी गलत छवि, उनको डेवलपमेंट से अलग दूर किया जा रहा है। उनको उनकी हिंदुत्व के प्रति आस्था है, नाथ पंथ को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन वो किसी अल्पसंख्यक समुदाय के विरोधी हैं या विकास विरोधी हैं। हिंदुत्व की मान्यता, हिंदुत्व का एजम्पशन यदि कोई मानते हैं कि हिंदुत्व का मतलब विकास विरोधी, हिंदुत्व का मतलब अल्पसंख्यक विरोधी, तो ये इस मान्यता को लोग बदलें। ठीक है। नहीं, मेरी बात का जवाब नहीं मिला ना। देखिए, दिल्ली में एक हाउसिंग सोसाइटी है जिसका नाम गौरव अपार्टमेंट है। वो गौरव अपार्टमेंट पर आपने एक स्टोरी भी किया था, उसमें सब दलित लोग रहते हैं। उस अपार्टमेंट में एक ही चीज पर झगड़ा होता है, वो कार की पार्किंग के लिए झगड़ा होता है। इतनी कारें हो गई हैं उस अपार्टमेंट के दलितों के पास। मैं अगर 40 साल बाद अपने पास्ट अतीत में जाऊं तो दलित मोहल्ले में साइकिल आती थी तो उत्सव होता था कि साइकिल आ गई, नई साइकिल खरीदी गई है। आज उसी समाज के एक अपार्टमेंट में कारों की इतनी भीड़ हो गई है कि लोगों में डिस्प्यूट्स होते हैं। तो ये वर्तमान इंडिया से आरएसएस को क्या प्रॉब्लम है? इसी इंडिया में दलित जब उन्नति कर रहा है तो इस इंडिया से क्या प्रॉब्लम है? वो नई इंडिया क्या है, उसका रहस्य तो बताएं। न्यू इंडिया क्या है? न्यू इंडिया में दलित चैंबर ऑफ कॉमर्स से आप भी जुड़े हुए हैं, उसमें मिलिंद कुंबले जी जुड़े हुए हैं, आपको मालूम होगा। उनका हमारे विचार परिवार से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष संबंध के बारे में मालूम होगा। हम न्यू इंडिया में चाहते हैं कि दलित मिलियनियर बने। हम न्यू इंडिया में चाहते हैं कि दलित न रह जाए। ये आपका एजेंडा थोड़ी था, उन्हीं का एजेंडा था। ये लोग यूपीए के समय से वो लोग कोशिश कर रहे हैं। उनका एजेंडा होता तो मिलिंद कुंबले के पीछे कौन सी ताकत खड़ी रही, किस विचारधारा के लोग बिना विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए उनके पीछे खड़े रहे, चंद्रभान प्रसाद जी को मालूम है। कर रहे हैं, थोड़ा हम भी जानते हैं। दलित चैंबर ऑफ कॉमर्स के बारे में हम योगी आदित्यनाथ के बारे में बात देखिए, जब बात इधर उधर उन्होंने जो सवाल उठाया कि दलितों के पास कार हुआ, मैं तो चाहता हूं दलितों के पास BMW हो, यदि दलित हिंदुस्तान में जगजीवन बाबू को प्रधानमंत्री बनाने की पहली कोशिश जनसंघ घटक के लोगों ने की थी। जब चौधरी चरण सिंह मोरारजी देसाई की कंट्रोवर्सी हुई थी, जनसंघ घटक के लोगों ने जगजीवन बाबू के नाम को आगे बढ़ाया। ये है न्यू इंडिया का कंसेप्ट। ठीक है। अब जो इनका वेबसाइट है योगी आदित्यनाथ जी का, उसमें मैं जाकर देख रहा था कि वो औरतों के बारे में, मातृशक्ति के बारे में क्या लिख रहे हैं, तो काफी चिंतित हैं। एक लेख है, इस लेख में मैं मान के चल रहा हूं कि उन्हीं का लेख है, क्योंकि नीचे नहीं लिखा हुआ है कि उनका है, पर उनके वेबसाइट पे उनका लेख है। तो उसमें महिलाओं को पुरुषों की तरफ बनाने के कई खतरे वो बता रहे हैं कि परंपरा के हिसाब से कि कितना कुछ गड़बड़ हो जाएगा। फिर आरक्षण को वो एक समस्या बता रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं कि ऊर्जा को यदि खुला और अनियंत्रित छोड़ दिया जाए तो वह व्यर्थ और विनाशक हो सकता है। वैसे ही शक्ति स्वरूपा स्त्री को भी स्वतंत्रता की नहीं, उपयोगी रूप में संरक्षण और चैनलाइजेशन की आवश्यकता है। ये वो कह रहे हैं। क्या आप इसको सपोर्ट करते हैं? क्योंकि वो कह रहे हैं कि एक जगह वो कह रहे हैं कि आरक्षण जो है वो अभी कई स्तरों पर महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित किए गए हैं। ग्राम सभाओं, पंचायतों और अन्य स्थानीय निकायों में आरक्षण के बाद इनकी स्थिति की समीक्षा कीजिए। इससे घर परिवारों में बच्चों की परवरिश में स्त्री की अनिवार्य
और महत्वपूर्ण भूमिका पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका आकलन कीजिए। यह तय कीजिए कि स्त्री को सक्रिय राजनीति में, बाहरी दुनियादारी में पुरुषों के समान ही हिस्सेदारी देने से कहीं हमारे परिवार की माँ, बहन, बेटी अपने स्वरूप और महत्व को तो नहीं खो देंगी। देखिए, मैं एक बात जानता हूं कि संघ परिवार नहीं, इसमें जो लिखा है आप इसका उनके नाम से राइट। क्या राकेश सिन्हा इसको सपोर्ट करते हैं? मुझे संघ परिवार से भी नहीं, मुझे आप पे ज्यादा भरोसा। बताइए, आप इसको सपोर्ट करते हैं? मैं महिलाओं के समान अधिकार की बात करता हूं। महिलाओं को क्या आपको लगता है उस समान अधिकार से वो अपना माँ बहन की जो भूमिका है उनको घर में निभा? मैं मानता हूं कि घर की भूमिका में पुरुष और महिलाओं की समान जिम्मेदारी होती है। तो आप इस बात से नहीं मानते? नहीं, मैं उससे सहमत नहीं हूं। देखिए, हर व्यक्ति की सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दों पर अपनी एक निजी राय होती है, लेकिन जब वो सार्वजनिक जीवन में आता है तो कोई आवश्यक नहीं। मैं घर के भीतर जो निजी राय रखता हूं, कोई जरूरी नहीं कि मैं सार्वजनिक पद पर जाने के बाद उसी निजी राय को थोपूं। कोई जरूरी नहीं। तो मतलब जो सार्वजनिक पद पर जाने से पहले वो जो भी थे वो उससे बदल जाएंगे, इस पे ज्यादा भरोसा। मैं ये कहता हूं वो एक विचारधारा और एक संगठन। नहीं, आपने इसको सही और गलत नहीं कहा, क्योंकि अब वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। अगर मेरी राय है कि आरक्षण आवश्यक है। आप कह रहे हैं आरक्षण आवश्यक? यस, आरक्षण आवश्यक। आप कह रहे हैं जी, क्योंकि इनका आरक्षण की आग में सुलगता देश एक लेख है। वो कह रहे हैं किसी समाज अथवा जाति को अगर अकर्मण्य एवं निकम्मा बनाना हो तो उसे बिना कर्म किए सुविधा प्रदान करते जाइए। निश्चित ही एक समय के बाद अकर्मण्यता और निकम्मापन उस जाति अथवा समाज में सर्वत्र दिखाई देगा। मैं इतनी ईमानदारी से बता रहा हूं कि मैं पूरा लेख नहीं पढ़ रहा हूं, लेकिन फिर भी उन्होंने एक तरह से ये आरक्षण का विरोध नहीं किया था। मैंने लेख पढ़ा है। उन्होंने क्या किया है? उन्होंने ये जो जातियों में होड़ लग गई है आरक्षण लेने की, उसके संदर्भ में इन्होंने कहा कि ये नहीं कहा कि जिसको मिला हुआ है वो सही है। कहां लिखा हुआ? शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के आरक्षण के बारे में निश्चित मत है। पूरे परिवार का एक भी व्यक्ति उसका विरोधी नहीं। वो कह रहे हैं, आप देखिए, भारत की विभाजनकारी राजनीति ने आजादी के बाद इस देश और इसके समाज को स्वावलंबी बनाने के बजाय अधिकाधिक संकीर्ण और अकर्मण्य बना दिया है। वो आगे लिख रहे हैं कि इस सामाजिक असमानता को समाप्त करने के लिए स्वतंत्र भारत ने जो तैयारी और तरकीबें निकाली उसने ये खाई और बढ़ाई। तो आप कह रहे हैं आरक्षण आवश्यक है। आरक्षण ये तो आरक्षण के बारे में कुछ और कह रहे हैं। उन्होंने आरक्षण का विरोध नहीं किया है। उन्होंने कहा कि जो हमें आप कह रहे हैं कि विरोध नहीं किया है, तो खैर दर्शक से मैं कहूंगा कि वो पढ़ लें। बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या सोचा था, योगी आदित्यनाथ जी ने क्या कहा? उन्होंने भी क्या सोचा था कि 10 साल में हम ऐसा नहीं कर पाए। हमारी विफलता है। हमारी विफलता है कि हम ऐसी परिस्थितियां पैदा करें कि इस देश में कोई भी व्यक्ति किसी पर आश्रित न रहे। ठीक है चंद्रभान जी, की एक बात जो कही जाती है कि ये चल रहा था कि ठीक है, उनकी जो भी छवि है और जो भी उनके बारे में कहा जाता है वो अब संवैधानिक पद पर आ गए हैं तो उन्हें मौका देना चाहिए, गिव हिम अ चांस। रवि जी, राकेश बाबू कुछ न कुछ छिपा रहे हैं। आरएसएस के लोग कुछ न कुछ छिपा रहे हैं। ये बता नहीं रहे हैं कि न्यू इंडिया प्रोजेक्ट क्या है, न्यू इंडिया में मनुवाद को क्या जगह होगा, न्यू इंडिया में मनुस्मृति क्या जगह होगी। ये तो संविधान की समीक्षा करना चाहते थे। मनुस्मृति की समीक्षा की डिमांड कभी नहीं किया इन्होंने, और संविधान की समीक्षा करना चाहते थे। तो ये न्यू इंडिया प्रोजेक्ट में कुछ न कुछ तो छिपा रहे हैं राकेश बाबू। और आप क्लियरली बताइए कि न्यू इंडिया प्रोजेक्ट का यूपी का सीईओ एक हिंदू धार्मिक आइकन कैसे हो सकता है जिसका आरक्षण के बारे में इस तरह का ख्याल है? मैं भी आरक्षण का प्रोडक्ट हूं, तो क्या मैं आरक्षण के प्रोडक्ट होने की वजह से मैं निकम्मा हो गया हूं? असल में आरएसएस को वो दलित थोड़ा आंखों में खटकते हैं जो आरक्षण की वजह से थोड़ा नए कपड़े पहन रहे हैं, अच्छा खाना खा रहे हैं, अच्छे घरों में रह रहे हैं। और जो सिस्टम है जिसने जाति व्यवस्था को हिला दिया, उसी को ये बोल रहे हैं कि उसी में हमें प्रॉब्लम है। तो ईस्ट इंडिया में नहीं, कुछ और तरह की इंडिया लाएंगे। कुछ न कुछ तो ये लोग छिपा रहे हैं। आइकन कह रहे हैं कि आप जिस न्यू इंडिया की बात करें उसका ये चेहरा हिंदू आइकन या हिंदुत्व आइकन कैसे हो? न्यू इंडिया में 3 बातें होंगी कि भारतीय डिजिटल इंडिया नहीं होगा, स्किल इंडिया नहीं होगा। न्यू इंडिया में 3 बातें जो होगी, पहला कि इस देश में जो मेजॉरिटी माइनॉरिटी का जो डिवीजन है उसको हम समाप्त करेंगे। इस देश को 125 करोड़ या 130 करोड़ के नागरिकों के रूप में देखा जाएगा। न्यू इंडिया में समानता की लड़ाई को और तेज किया जाएगा, चाहे वो डिजिटल इंडिया के द्वारा किया जाए। पूछा है कि योगी आदित्यनाथ ही उसके चेहरा क्यों हुए? पहले उन्होंने एक न्यू इंडिया की परिभाषा पूछी। फिजिकल इंक्लूसिवनेस जो है वो दिखाई पड़ रहा है, और जमीन पर दिखाई करने के कारण जो जातियों का मॉर्गेजिंग कर लिया था पॉलिटिकल पार्टी ने, मायावती जी ने मॉर्गेज कर लिया था, मुलायम सिंह जी ने मॉर्गेज कर दिया, वो मॉर्गेज खत्म हो रहा है। आपने सुहेल देव भारत समाज पार्टी से और निषाद पार्टी से क्यों समझौता किया था?
देखिए इलेक्टोरल रणनीति में और हमारी दृष्टि में, मेरी बात सुनिए, इलेक्टोरल रणनीति में और दृष्टि में, कोलिशन पॉलिटिक्स की दृष्टि में भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव में, इस जनादेश में कम से कम यह बात तो साबित किया है कि कास्ट बेस्ड और आइडेंटिटी बेस्ड जो पोलराइजेशन था, ये तो आपने साबित उसका किया उत्तर लोकतांत्रिक पोलराइजेशन है, डेमोक्रेटिक। ये भी आपने साबित किया है। हालांकि वो विधायक दल की अपनी सहमति होती है, लेकिन 325 विधायकों में से कोई एक मुख्यमंत्री नहीं बन सका, कोई उप मुख्यमंत्री नहीं बन सका। ये भी आपने साबित किया है और ये पहले भी साबित होता है। मैं इस पे समय नहीं बर्बाद करना चाहता। राजनीति में इतने तेवरों और आक्रामकता के कारण जाने वाले व्यक्ति का विश्लेषण हो रहा है, लेकिन अच्छी बात यह है कि कोई झगड़ा नहीं हो रहा है। तो आराम आराम से ही बात हो रही है, क्योंकि अब तो वो सत्ता पे बैठ गए हैं, कुर्सी पर बैठ गए हैं, तो उनका विश्लेषण हो रहा है। लेकिन ब्रेक लेंगे। क्या आप इस बात से चिंतित हैं कि इतना उग्र रूप से बोलने वाले योगी आदित्यनाथ को बनाकर मैसेज शायद ठीक नहीं गया? देखिए उनकी उग्रता, देखिए एक इवोल्यूशन, उग्रता नहीं मतलब नारी विरोधी बातें हैं, आरक्षण विरोधी वो नारी विरोधी आरक्षण विरोधी नहीं है, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, पूरा पढ़िए। एक उनका मत है, उनका एक मत, एक किसी चीज को रखने का एक तरीका होता है, लेकिन मूलतः नारी विरोधी और आरक्षण विरोधी कहना उनके साथ नाइंसाफी नहीं है। तो वो कह रहे हैं महिलाओं को पुरुषों की तरह बनाने में और भी कई खतरे हैं। ये कहने वाला क्या है? हर व्यक्ति की सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दों पर वही तो हम जानना चाहते हैं कि ऐसे सोचने वाला व्यक्ति, यदि हम दो लोग एक ही सोचते तो फिर हमारी आइडेंटिटी अलग अलग कैसे होती? चलिए आप जवाब दे भी रहे हैं, तो मैं ये नहीं कर रहा हूं कि आप जवाब नहीं दे रहे। दर्शक अगर ध्यान से देखेंगे तो योगी आदित्यनाथ जी एक विचारधारा को रिप्रेजेंट करते हैं और उस विचारधारा और संगठन के अनुकूल काम करेंगे, ना कि व्यक्तिगत राय की। आप बार बार एक ही विचारधारा क्यों? अब देखिए, एक ऐसा नेता क्यों नहीं होता जो पहले वो जो सोचता था वो वही आज भी सोचेगा? मतलब जो हम ये जो कह जा रहे हैं कि गिव हिम अ चांस, तो ऐसा लग रहा है कि पहले जो सोच रहे थे वो गलत सोच रहे हैं, अब नया मौका रवीश जी, मैंने उनका लोकसभा का पूरा लोकसभा में ये वेबसाइट पर है पीआरएस के वेबसाइट, आप जाकर देखिए, उनकी थिंकिंग देखिए, महिलाओं के बारे में उन्होंने क्या सवाल पूछा, चाइल्ड लेबर के बारे में क्या पूछा, वो डिजीजे जो रेयर डिजीजेज हैं उसके बारे में उन्होंने डिस्कशन किया, प्राइवेट मेंबर्स बिल प्रस्तुत किया, जो व्यक्ति डेवलपमेंट के इस एजेंडा के साथ, रहे हैं कि अगर वो नहीं होते तो उनकी जीत का जो अंतर है वो लगातार बढ़ता ही गया। संसदीय जनतंत्र में संसद के प्लेटफॉर्म पर वह व्यक्ति जो काम कर रहा है, अंतर बढ़ता ही है। स्टैंडिंग कमेटी में जो उसकी भूमिका है उसको आप पूरी तरह से चंद्रभान जी, मुझे लगता है कि क्या आप लोग कुछ ज्यादा आशंकित हैं इनको लेकर? अगर किसी दूसरे को ही बनाया जाता, अगर मान लीजिए मनोज सिन्हा बनाए जाते मुख्यमंत्री, तो किस तर्क से वो आरएसएस के एजेंडा को छोड़ देते? किस तर्क से वो अगर योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व को लेकर चलने वाले हैं तो किस तर्क से कोई दूसरा मुख्यमंत्री होता तो वो हिंदुत्व का चेहरा नहीं होता? रवीश जी, राकेश बाबू जरा बताएंगे बाद में। अगर योगी आदित्यनाथ इतने ही ज्यादा क्वालिफाइड थे और पार्लियामेंट में इतना एक्टिव थे तो उनको प्रधानमंत्री जी ने मंत्री क्यों नहीं बनाया अपने केंद्रीय सरकार में? जो उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर बन सकता है वो तो मंत्री भी बन सकता था ना। बात ये है कि जो विकास यानी डेवलपमेंट परिभाषा है पूरी दुनिया में, जो थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा है, कि जब समाज इंडस्ट्रियलाइज होता है, जब समाज अर्बनाइज होता है, ग्रामीण समाज से तब्दील होकर के शहरी बनता है, इंफ्रास्ट्रक्चर फैलता है, तो लोगों में प्रॉस्पेरिटी आती है और इससे पुराने ट्रेडिशंस खत्म होते हैं, पुरानी कल्चर खत्म होती है, पुराने कस्टम खत्म होते हैं। तो विकास और जो आरएसएस का जो सोच है उसमें कॉन्फ्लिक्ट है। इसीलिए 2019 के इलेक्शन का इन्होंने उत्तर प्रदेश में शुरुआत किया कि विकास तो अंततः ले डूबेगा आरएसएस को, इसीलिए अब विकास के जगह एक हिंदू आइकन को आप दीजिए नेतृत्व, ताकि इलेक्शन विकास पर नहीं हिंदुइज्म, हिंदू कंसोलिडेशन पर हो सकेगा। बता नहीं रहे कि न्यू इंडिया प्रोजेक्ट में दलित किधर होगा। जब मुझे इस झगड़े में नहीं पड़ना। जब नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री के बीजेपी की ओर से उम्मीदवार बन रहे थे तो क्या यही तर्क नहीं दिया गया था? अमित शाह जब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन रहे थे तो मैं ही टीवी स्टूडियो में फेस किया कि लोगों ने कहा कि आप किसी को बीजेपी में बना दीजिए, अमित शाह ही क्यों?
नरेंद्र मोदी जी के अतिरिक्त किसी को भी आप प्रधानमंत्री को उम्मीदवार बना दीजिए, नरेंद्र मोदी। देखिए, ये सब कोई तर्क नहीं होता है। आपको मैं बता दूं, भारतीय जनता पार्टी ने उनको डिबेट इनिशिएट करने के लिए दर्जनों बार अवसर दिया पार्लियामेंट में। ये बात तो कौन मंत्री बनता है, कौन नहीं मंत्री बनता है, यह परिस्थितियों पर निर्भर करता है। उन्होंने एक बात कही कि जो डेवलपमेंट का एजेंडा है वो चूंकि आरएसएस परंपराओं को संरक्षित करती है या अतीत में रहती है, अतीत के इतिहास में जीती है, तो डेवलपमेंट तो पुरानी संस्कृतियां, पुरानी रवायतों को ध्वस्त करता है। विकास, देखिए, हम तो इसलिए आप विकास विरोधी हो गए हैं और आप 2019 में हिंदुत्व को लेकर जाएंगे। वो ये कहा, वो पॉइंट मिस मत कीजिए। उस पर मैं कह रहा हूं कि आज आरएसएस से गए हुए लोग जो बीजेपी में गए हैं, मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश में, मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ में, और कम से कम आधे दर्जन 10 राज्यों में मुख्यमंत्री हैं। वहां कौन सा विकास का एजेंडा नहीं चल रहा है जो कि कांग्रेस शासित राज्यों में, वामपंथी शासित राज्यों में विकास का एजेंडा चला। पश्चिम बंगाल में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और ममता जी के होते हुए जो विकास का एजेंडा चला, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जो विकास का एजेंडा चला, आप दोनों की तुलना कर लीजिए। और एक छोटी सी बात कर रहा हूं, जो पुरातन पंथ की बात करते हैं, हाँ, हम अपने सांस्कृतिक परंपराओं को, जो प्रगतिशील सांस्कृतिक परंपराएं हैं, प्रगतिशील जो आइकन्स हैं, आप कुछ अलग बोलते हैं, वो लोग कुछ और बोलता है। आप देखिए, आप आके प्रगतिशील सांस्कृतिक परंपरा, वो बोलते हैं महिलाओं को पुरुषों की तरफ बनाने में और भी कई खतरे हैं। नहीं, उनके एक, तो मैं यही तो जानना चाहता हूं ना कि कहीं आप तो कहीं वो सॉफ्ट हार्ट वाला नहीं है ना, आपका चक्कर। किसी चीज का विश्लेषण करते समय कैसे करें, मुझे बताइए ना। मैं इसका, उन्हीं का लेख लिखा हुआ है, उनका नाम नहीं है ना, उनका नाम नहीं, वो मैंने खुद कहा, मैं उनके वेबसाइट से लेकर, हाँ, तो उनके वेबसाइट से लेख में आया, तो उनके वेबसाइट पे अगर कोई कम्युनिज्म की तारीफ कर देगा तो कोई छपेगा? देखिए, उनके वेबसाइट पर अनेक प्रकार के लेख लिखेंगे। योगी आदित्यनाथ जी से पूछा जाए, ये तो योगी आदित्यनाथ जी बताएंगे, इस लेख से सहमत नहीं है। ऐसे सांसद हैं जिन्होंने नेपाल को लेकर इतना ज्यादा लिखा है, चीनी सामानों की होलिका जलाई है जी। वो ऐसा तो लगता है कि वो नेपाल के प्रधानमंत्री बनना चाहता है, जिस तरह से नेपाल के लेख है, नेपाल को लेकर है। देखिए, मैं उनकी बात कर रहा हूं, लेकिन वो ठीक है। मैं जब 2 साल पहले जब उनके वेबसाइट पे मैंने एक लेख लिखा था एनालाइज करके, तो मुझे वो एक स्वतंत्र और स्वायत्त व्यक्ति लगे आपकी परंपरा में। आप भले ही उनको आप अप्रोप्रिएट कर रहे हैं या उनको अपना बता रहे हैं, लेकिन तब उनके वेबसाइट पे प्रमुखता से, मतलब हर जगह योगी के ही चेहरा था, तस्वीरें थी, यहां तक कि मुझे हैरानी हुई कि बीजेपी का भी झंडा नहीं था और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का भी नहीं। अब आ गया ये सवाल, एक बुनियादी सवाल है। ये आपने बहुत, वो एक स्वतंत्र स्वायत्त आदमी है। अब तक का सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है, और जो बुनियादी सवाल है उनके संदर्भ में, जिसका मैं उत्तर देता हूं, कि एक ब्रॉडर हिंदुत्व मूवमेंट में अनेक प्रकार की धाराएं थी। उसमें एक हिंदू महासभा की भी धारा थी, और योगी आदित्यनाथ जी उसी हिंदू महासभा की धारा के आरंभ में एक प्रतिनिधि के रूप में आगे बढ़े। ठीक, वो प्रतिनिधि बड़े स्वतंत्र है। मुझे तो हैरान, कई बार मुझे चेक करना पड़ता है कि ये सांसद बीजेपी के ही हैं या हिंदू युवा वाहिनी के हैं। अकेले ऐसे सांसद हैं जिनकी कोई अपनी वाहिनी है। नहीं, बाद में धीरे धीरे उनका इंटीग्रेशन हुआ। अब हो गया कंप्लीट। और मैं बताता हूं कि यदि किसी व्यक्ति के पास्ट को ही अगर आधार बना लिया जाए, तो इवोल्यूशन का प्रोसेस बंद हो जाएगा। वैचारिक इवोल्यूशन होता है, संगठनात्मक इवोल्यूशन होता है। ये वैचारिक इवोल्यूशन का मौका आप अपने विरोधियों को भी देना चाहेंगे? हम तो देते हैं, वो नहीं दे रहे हैं, वो लेना नहीं चाहते हैं। हम तो चाहते हैं कि चंद्रभान प्रसाद ऐसा ना हो कि एक दिन आप लोग राहुल गांधी के लिए भी कहने लगे गिव हिम अ चांस, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा? बेचारे चांस लेने को तैयार नहीं है, चांस लेने के लिए तैयार, लेकिन जब तैयार। अच्छा चंद्रभान जी, एक सवाल इसमें रह गया है कि एक लेख है इनका, राज्य पुनर्गठन की आवश्यकता। देखिए क्या है कि इनके बारे में इनके समर्थकों का कहना है कि बहुत सारी गलत धारणाएं बनाई गई। लगातार इन्हें एक मुस्लिम विरोधी रूप में चिन्हित किया गया, रेखांकित किया गया। लेकिन मुझे हैरानी हो रही है कि इनके समर्थक तो तब भी थे, तब उन्होंने क्यों नहीं बताया कि इनके कितने करीबी मुसलमान हैं, इनके मंदिर में मुसलमान दुकान लगाते हैं, या फिर इनके बहुत नजदीक के लोग मुसलमान हैं और फरियाद मुस्लिम लोग भी लेके जाते हैं। तो सांसद के तौर पे ये अपनी जिम्मेदारी सबके साथ बराबर से निभाते हैं। इसको छोड़ देते हैं, ये चर्चा चल रही है। छोटे से ब्रेक के बाद हम लौटेंगे तो तीसरे सेगमेंट में भी हम इस पर बात करेंगे। एक लेख मिला, राज्य पुनर्गठन की आवश्यकता। ये एक ऐसा लेख है जो इसके बारे में उत्तर प्रदेश में मायावती के अलावा कोई बात नहीं किया। मायावती ने जब 5 हिस्से में बात की है, उन्होंने कहा कि जहां तक पूर्वी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड को अलग राज्य के रूप में गठित करने का प्रश्न है, तो यह आज की आवश्यकता बन चुकी है।
उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार और केंद्र सरकार ने भी सैद्धांतिक रूप से सही स्वीकार किया है, लेकिन दोनों सरकारें गंभीर नहीं हैं, राजनीतिक मुद्दा बना रही हैं। केंद्र और प्रदेश सरकार की उपेक्षा का आलम यह है कि बुंदेलखंड में मतलब सूखा पड़ रहा है और ये पड़ रहा है वगैरह वगैरह लिख रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये पूर्वांचल और बुंदेलखंड को अलग राज्य गठित करने के मामले में क्यों ना इनको चांस दिया जाए? चंद्रभान जी। बिल्कुल, उनको एक मौका मिला है। आपने पहले कहा था कि क्या किसी को एक मौका नहीं देना चाहिए, ये मौका मिला है। वो इसको केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, राज्य में भी बीजेपी की सरकार है, और अगर वो पिछला अपना अतीत जो है छोड़ करके आगे बढ़ना चाहते हैं तो मेरी शुभकामनाएं हैं। पर सवाल तो ये हमेशा बना रहेगा कि मोदी जी ने योगी साहब को उत्तर प्रदेश को आधुनिक बनाने के लिए चुना है कि 2019 के इलेक्शन में हिंदुत्व को फिर से स्थापित करने के लिए चुना? ये सवाल लोग पूछेंगे, अगर मैं नहीं पूछूंगा तो भी। ठीक है राकेश, देखिए इस सवाल का राज्यों के पुनर्गठन का भी जवाब दीजिएगा। और वो भी देखिए, एक तो एक पुराना विचार, एक सनातन विचार है कि बड़े राज्यों को छोटे राज्यों में तब्दील करना चाहिए। इसी कारण झारखंड बना, इसी कारण से छत्तीसगढ़ क्या बना। यूपी को पूर्वी? देखिए ये निर्भर करता है कि वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश को विभाजन के बारे में सरकार क्या सोचती है, क्यों सोचती है। ये लेकिन एक छोटी सी बात मैं इसमें जोड़ना चाहता हूँ। देखिए, यूपीएससी देने वाले जो गैर अंग्रेजी के छात्र हैं, जो उनको परेशानी होती है, उसके बारे में अभी भी हो रही है। हाँ, उसके बारे में फोन करते हैं यूपीएससी वाले और उनका कोई सुनवाई नहीं। 11 जुलाई 2014 को लोकसभा में इन्होंने जिस तार्किक ढंग से चीजों को उठाया, और चाइल्ड लेबर के चाइल्ड लेबर अलग राज्य की बात कर रहा हूं। क्या आपको लगता है कि योगी आदित्यनाथ ने कुछ तो अपना किया हुआ बोला हुआ करेंगे ना, कि सबसे पलट जाएंगे? ये तो जोगी जी ही बताएंगे, मैं उनके बिहार से कैसे बोलूंगा, वो क्या करेंगे। लेकिन मैं एक चीज सुनिए, इसमें जोड़ना, चाइल्ड लेबर के स्कूल के लिए, देखिए ऐसे मुद्दे उठाने वाले व्यक्ति की एक आप मतलब आप छवि गढ़ने का काम नहीं करना चाहिए। अल्पसंख्यक के खिलाफ बोलते रहे, ये सब करते रहे, लेकिन स्कूल बनवाते रहे, चाइल्ड राइट करते रहे, तो वो अल्पसंख्यक विरोधी नहीं है, अल्पसंख्यकवाद के विरोधी है। ये बहुत अच्छी बात है, अल्पसंख्यक विरोधी नहीं है। कोई नहीं, संघ परिवार के भी व्यक्ति अल्पसंख्यक सेकुलर है कि नहीं है? हम पंथ निरपेक्ष हैं। आप पंथ निरपेक्ष हैं, आप वाला सेकुलर नहीं है, आप वाला। देखिए ऐसा है कि ठीक है, इतना आशंकित होने की जरूरत नहीं है। लोगों में और लोकतंत्र में भरोसा आपको अंत में रखना पड़ेगा, रखना ही होगा, क्योंकि उन्होंने चुना है। ये ठीक बात है कि चुनाव से पहले अगर वो इतने ही प्रतिभाशाली थे तो बीजेपी ने उन्हें खड़ा नहीं किया, आगे नहीं किया, लेकिन वो चुने गए हैं। मेरे लिए अगर जो गिव हिम ए चांस वाले जो लोग हैं, अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो स्त्रियों के बारे में ऐसा विचार रखता है और उनके लेख में है कि तालीम लड़कियों की लाजिम तो है मगर खातून खाना हो वे सभा की परी ना हो, तो अगर इस तरह के विचार जो पहले कोई रखता था स्त्रियों के बारे में या आरक्षण के बारे में, अगर वो बदलना चाहता है तो उसे बदलने का मौका मिलना चाहिए। और अगर स्त्रियों के बारे में ये विचार वो बदल लेंगे, मुझसे ज्यादा कोई खुश नहीं होगा। बाकी तो उनके काम पर विवेचना विश्लेषण होता ही रहेगा। इतना जरूर है कि एक ऐसा उम्मीदवार सामने आया है कुर्सी पे, जिसे पुरानी धारणाओं से सिर्फ बाहर से ही लोग नहीं, यकीन जानिए कि पार्टी के भीतर से भी लोग उसी तरह से देख रहे हैं। तो दिलचस्प होगा उस व्यक्ति को देखना, और वो कैसे अपने कार्यों से साबित करता है, उस चांस को किस तरह से एक नए मौके में बदलता है, न्यू इंडिया में बदलता है। ये मोदी साहब भी इसे और लोगों के सामने रखेंगे कि योगी साहब का चुनाव कैसे न्यू इंडिया का चुनाव है, और योगी साहब को भी साबित करना है कि यूपी में योगी योगी चलेगा या मोदी मोदी भी चलेगा। आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार।